हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ एक्ट के बारे में कि ईपीएफ का अगर रजिस्ट्रेशन लेना हो तो उसका प्रोसेस कैसे होगा। साथ में अगर ईपीएफ एप्लीकेबल होगा तो किस कंडीशन में एप्लीकेबल होगा और कंट्रीब्यूशन कितना जमा कराना है, कौन कौन जमा कराएगा, एम्प्लॉय जमा कराएगा या एम्प्लॉयर जमा कराएगा, रिटर्न्स कब कब फाइल करनी है और कैसे फाइल की जाएंगी, इससे रिलेटेड कंप्लीट इसमें जानकारी दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईपीएफ एक्ट का। ईपीएफ का पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका एक्ट का पूरा नाम है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इस एक्ट को 1952 में बनाया गया था। जो इसका मेन पर्पस था एम्प्लॉय को सिक्योर करने का था कि एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी मिली जाए और उसके साथ में उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया गया था। एम्प्लॉय की बेनिफिट की बात करें तो अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है तो एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको प्रोविडेंट फंड में मतलब भविष्य में कुछ एक लमसम अमाउंट प्राप्त कर सकता है। साथ ही वो पेंशन जैसी स्कीम का भी फायदा ले सकता है और इसके साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर एम्प्लॉयमेंट में डेथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाता है तो उस केस में उसे किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। सेफ्टी बात करें तो इसमें जो फंड में पैसा जमा किया जाता है वो भी सेफली रहता है और साथ में ही सेफ्टी के साथ साथ इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है। जो कंट्रीब्यूशन जमा होगा उसको लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योरिटी के साथ इंटरेस्ट का बेनिफिट भी दिया जाता है। ईपीएफ को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट पार्ट है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस और थर्ड पार्ट है इसका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस स्कीम ईडीएलआई। जो इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में शॉर्टकट में अब इसको हम पीएफ से डिनोमिनेट करेंगे कि पीएफ में जो पैसा जाता है वो 3 भागों में जाता है, ईपीएफ में, ईपीएस में और ईडीएलआई में। अब इन तीनों का अलग अलग पर्पज होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईपीएफ का क्या होता है। ईपीएफ में जो पैसा जमा होता है उसका मेन पर्पज होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है और साथ में ही अगर उसको इमरजेंसी के हो कुछ तो भी वो पीएफ से पैसा निकाल सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेंशन, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन की स्कीम होती है कि जब वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट से रिटायर्ड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो उसको पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। सेम ही प्राइवेट सेक्टर में भी ये ईपीएस के द्वारा एम्प्लॉय की पेंशन की सुविधा दी गई है। अब ये पेंशन कब दी जाएगी? यदि एम्प्लॉय 10 साल तक सर्विस करता है तो उसको मंथली पेंशन मिल सकती है जब वो रिटायरमेंट हो। अब रिटायरमेंट के लिए एम्प्लॉय की 58 एज होनी चाहिए कम से कम, जब इसके बाद उसको पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी नंबर ऑफ ईयर, जितने साल उसने काम किया वो, और उसके लास्ट ईपीएस मतलब पेंशन।
पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी नंबर ऑफ ईयर, जितने साल उन्होंने काम किया एम्प्लॉय ने, और एवरेज सैलरी ली जाएगी पिछले 60 मंथ की। जो निकल जाएगा उसके आधार पर पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी और एम्प्लॉय की हर मंथ के लिए पेंशन दी जाएगी। तो ये हो गया पेंशन का। इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस, कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अल्टीमेटली पीएफ का जो मेन पर्पज हुआ कि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया ईपीएफ, अगर वो उसकी एज ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या चाहिए, पेंशन, तो पेंशन की सुविधा दी गई, पेंशन की सुविधा दी गई है। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस की सुविधा भी दी गई है। अगर वो एम्प्लॉय पास अवे मतलब डेथ हो जाती है अगर सर्विस के दौरान, तो एक लमसम अमाउंट दिया जाता है या तो एम्प्लॉय के नॉमिनी को, और अगर नॉमिनी ऐड नहीं है या नहीं है तो उसको लीगल हेयर जो भी होगा उसको वो पूरा अमाउंट दिया जाएगा। अब ये अमाउंट जो दिया जाएगा, जितना भी इसमें जो पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा किस में चल जाएगा, ईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा और यहां से वो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। विड्रॉ कैसे किया जाएगा वो भी प्रोसेस इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबल। आई होप अभी तक हमें ईपीएफ में, तो अब बात कर लेते हैं कि ईपीएफ एप्लीकेबल होगा। ईपीएफ एप्लीकेबल कब होगा उसके लिए कुछ कंडीशन है, लेकिन ईपीएफ के बारे में शॉर्टकट में पीएफ के बारे में आई होप ये डाउट क्लियर होगा कि किस लिए बनाया गया था। सोशल सिक्योरिटी प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये दोनों पर्पज है इसका, कि एम्प्लॉयमेंट से लेके रिटायरमेंट तक के उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं। इसी टाइप्स का ये पर्पज इनिशिएटिव किया गया था इसमें। तो अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबल के लिए दो चीजें कंडीशन रख सकते हैं, एक तो रखते हैं हम मैंडेटरी और दूसरा वॉलेंट्री। अगर वॉलेंट्री बेसिस पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का पीएफ जमा करा सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसके बाद, और वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अब बात करते हैं कि मैंडेटरी कब है। ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा सभी फैक्ट्रियों पर और सभी एस्टैब्लिशमेंट पर। अदर इंस्टीट्यूशन हो इसमें कवर किए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्टर, होटल्स और अदर सेक्टर लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल और एक्सेट्रा। इन सभी पे ये पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होता है अगर उसमें 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में है। तो लिमिट क्या हुई, एम्प्लॉयर पे इन सब में कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट हो और अगर एम्प्लॉय की संख्या 20 या 20 से ज्यादा है तो उस पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, जिससे उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहां ये एप्लीकेबल हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है जो की पॉइंट आपको याद रखना है कि पीएफ मैंडेटरी है सभी एम्प्लॉय का जिनकी सैलरी कितनी है 15,000 तक। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 तक है या उससे कम है और फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय 20 या 20 से ज्यादा, तो एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना होगा और ऐसे सभी एम्प्लॉय का पीएफ जमा कराना होगा टाइमली बेसिस पे।
लेकिन अगर एम्प्लॉय 15,000 से ज्यादा सैलरी पर मंथ पे, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 पर मंथ से ज्यादा है तो पीएफ मैंडेटरी नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कि सभी एम्प्लॉय का पीएफ जमा कराए। लेकिन अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर म्यूचुअल कंसेंट है, मतलब दोनों सहमति से है, तो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और एम्प्लॉयर के पास एक और राइट है कि अगर जो भी एम्प्लॉय है उसकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है तो उसके पीएफ जमा कराने के लिए कंपलसरी लायबल नहीं है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल कब होगा, जब एम्प्लॉय कितने हैं, 20 या 20 से ज्यादा, तो उसे क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन और पीएफ जमा कराना है। पीएफ किसका जमा कराना है, एक एम्प्लॉय है 15,000 तक सैलरी के, 15,000 सैलरी एम्प्लॉय की, तो पीएफ जमा कराना है, यस सभी का। और 15,000 से ज्यादा सैलरी है एम्प्लॉय की तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है कि उन एम्प्लॉय का पीएफ जमा कराए। लेकिन अगर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करे और एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेता है तो पीएफ जमा करा सकता है, लेकिन बाउंडेशन नहीं है जैसे कि इन 15,000 एम्प्लॉय के लिए है। नेक्स्ट है कि पीएफ एप्लीकेबल किस पे नहीं होगा, पीएफ नॉट अप्लाई, कि अगर एस्टेब्लिशमेंट कैसी है, सीजनल है या टेम्परेरी है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट में जो वर्कर है फैमिली मेंबर है और उनके अलावा कोई अलग एम्प्लॉय नहीं है, तो भी पीएफ एक्ट उन पर नहीं लागू होगा। मतलब रिव्यू देखा जाएगा कि उस पे अदर एम्प्लॉय नहीं है तो इस पे पीएफ एप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं होगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट है और इनके ऊपर कोई अलग से एक्ट एप्लीकेबल होता है तो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और बेसिक कंडीशन है वही कि 20 एम्प्लॉय से कम है तो एस्टेब्लिशमेंट पे ये पीएफ एक्ट लागू नहीं होगा। और इसके अलावा एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर यहां पर ये 20 की जगह 50 एम्प्लॉय है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा इसमें। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर पर, ईआर मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल कब होगा, कि उसके पास एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 20 और मोर, या तो 20 है या फिर 20 से अधिक है, तो उस पर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और उसको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर है वो फॉलो करना होता है, उससे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है, जैसे ही आपके पास 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए तो आपको विद इन मंथ अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई भी जीएसटी, एमएसएमई जो भी आपके पास हो वो, और एम्प्लॉय की डिटेल, पूरा नेम, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह सारी डिटेल होनी चाहिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो श्रम सुविधा पोर्टल से आप ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यहां एक क्वेश्चन आपके पास आना चाहिए कि क्या
अब ईएसआई भी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी कितनी है? 10 एम्प्लॉय की। अगर आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो आपको ईएसआई में भी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी कि ईएसआई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपकी एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तो आपको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और जिस भी एम्प्लॉय की 21,000 रुपये तक या उससे कम सैलरी है उन सभी का ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी करना होगा। तो आपको ध्यान रखिए, जैसे ही आपके पास 20 एम्प्लॉय हो जाएं तो आपको दोनों में रजिस्ट्रेशन लेना है, एक तो ईएसआई में भी और दूसरा पीएफ में भी। आपको दोनों रजिस्ट्रेशन लेना है। दोनों रजिस्ट्रेशन आपको श्रम सुविधा पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा, ये ऊपर इसकी साइट है, ये श्रम सुविधा पोर्टल। यहाँ आप यूजर आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बना के और एक फॉर्म फिलअप करके आप आईडी पासवर्ड मिल सकते हैं और बाकी का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन। जैसे ही आप पे पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है, आपके पास रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होता है? कंट्रीब्यूशन करना होता है। अब कंट्रीब्यूशन किसको करना है? एम्प्लॉय का करना है, एम्प्लॉयर को करना है, और इसके बाद बात करेंगे एडमिन चार्ज। अभी इसको स्किप कर देते हैं कि एम्प्लॉय को करना है या एम्प्लॉयर को। आंसर इज एम्प्लॉय को भी करना है और एम्प्लॉयर को भी करना है। अब कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो 12% रहेगा सैलरी का। सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा बेसिक प्लस डीए। इसका 12% निकालना है और जमा कराना है। एम्प्लॉय भी 12% जमा कराएगा और एम्प्लॉयर भी 12% जमा कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि सैलरी है किसी एम्प्लॉय की मिस्टर ए 10,000, तो पीएफ कितना जमा होगा? यहां 12%, तो 10,000 का 12% हुआ 1200। सेम एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा 10,000 टू 1200। तो अब जो आपके पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों कंट्रीब्यूशन 12% करेंगे। और जो एम्प्लॉय की सैलरी मिलेगी, यहां अभी हम पीएफ को कंसीडरेशन करते हैं तो 10,000 माइनस 1200 ओनली एम्प्लॉय का शेयर। एम्प्लॉयर शेयर जो रहेगा 1200 रुपये, वो सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अलग से जमा कराएगा एम्प्लॉयर, और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये एम्प्लॉय की सैलरी में से कटेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एम्प्लॉय कितना कराएगा? 12%। एम्प्लॉयर कितना कराएगा? 12%। तो जैसे एग्जांपल में लिया था अभी हमने 10,000 इंटू 12% इक्वल टू 1200। 10,000 इंटू 12% इक्वल टू 1200। जो सैलरी मिलेगी नेट एम्प्लॉय को वो मिलेगी 10,000 माइनस 1200। नेट सैलरी जो मिलेगी एम्प्लॉय की वो मिलेगी 8,800। ये वाला पोर्शन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होगा और एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराएगा। नेक्स्ट है एडमिन चार्ज। अब ये एडमिन चार्ज कौन बियर करेगा? एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर बियर करेगा, कि मतलब एडमिन जो चार्ज लगेंगे वो एम्प्लॉयर को देना होगा, जो कि 1% जमा होगा ये पीएफ अमाउंट में। 0.5%, 0.5% इस टाइप से जमा होगा। इसका चार्जेस का आगे कवर करेंगे।
तो अल्टीमेटली जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो एम्प्लॉय का हुआ 12%, एम्प्लॉयर का हुआ 13%। अब जो ये आपने देखा होगा कि ईपीएफ, ईपीएस और एडीएलआई, इसमें कैसे कैसे जाएगा पैसा, यहां एम्प्लॉय और यहां एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का जाएगा पूरा 12% पीएफ में, एम्प्लॉयर का जाएगा 3.67%, ईपीएस में जाएगा एम्प्लॉय का 0, एम्प्लॉयर का जाएगा 8.33%, ईडीएलआई में ये चार्जेज का जाएगा, ईडीएलआई चार्जेज मतलब एडमिन चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपकी कि ये चार्जेज क्यों ले जाए। पीएफ डिपार्टमेंट इन सभी एम्प्लॉय का ऑनलाइन डेटा मेंटेन करता है कि किस एम्प्लॉय का कितना पीएफ जमा हो रहा है, उस पे ईपीएस में कितना पैसा गया है, इंटरेस्ट कितना बना है, वो सारी डिटेल ऑनलाइन रखा होगा। अब आपके पास एक एम्प्लॉय हो या 100 एम्प्लॉय हो, सबका डेटा पीएफ डिपार्टमेंट को रखना होता है, और उसने उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय भी लगा रखे हैं और ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये चार्जेज रिकवर किए जाएंगे और ये पीएफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की सारी डिटेल रखने का चार्जेस लेता है। और पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक नंबर जारी किया जाता है जिससे हर एम्प्लॉय का अलग अलग पता किया जा सके। यूएनए नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। एक एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता है जो कि यूनिक हो जाता है। अब चाहे एम्प्लॉय कितने भी एम्प्लॉयर चेंज करे, लेकिन उसका नंबर ये सेम रहेगा, और जितना भी पीएफ जमा होगा वो इस नंबर पे सारे एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास हो, वो अपना अपना पीएफ और ये ईपीएस व सारा अमाउंट की डिटेल एक इस नंबर से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न एंड चालान। इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार बेनिफिट की। कि एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा इससे और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होगा। एम्प्लॉयर की बात करें तो सबसे पहले उसे एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है 12% प्लस चार्जेज, वो सारा का सारा पी&एल से डिडक्टेबल होगा और उसका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम बनेगा। इसके साथ ही एम्प्लॉय की रिटायरमेंट बेनिफिट में वो मदद कर सकता है, और इसके एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में लॉयल्टी क्रिएट होगी। ये एम्प्लॉयर का बेनिफिट हो गया। एम्प्लॉय की इस तरफ से देखें तो एम्प्लॉय के लिए सेविंग मनी हो गई, सेविंग्स क्रिएट हो जाएंगी। दूसरी, जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसके लिए पेंशन की स्कीम हो गई, पेंशन में ले सकता है। और अगर इनकेस बीच में डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को इंश्योरेंस के तौर पे अप्रोक्स 7 लाख के करीब उसको अमाउंट मिल जाता है। और फाइनेंशियल सपोर्ट, ये एम्प्लॉय का हो गया बेनिफिट। इस टाइप से ये दोनों बेनिफिट कवर हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं कि रिटर्न्स और चालान। तो पीएफ रिटर्न की ड्यू डेट होती है जो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख होती है। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये दिसंबर जैसे ही कंप्लीट होगा तो जनवरी 2025 में 15 तारीख तक जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब का
पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कराना होगा, जो कि ईसीआर के थ्रू होगा। ईसीआर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम चालान रिटर्न, कि एक चालान होगा, वो चालान रिटर्न के समान माना जाएगा। तो चालान और रिटर्न एक ही है। ओके, अब ये जो चालान की प्रोसेस रहेगी वो सारी की सारी कैसे रहेगी? ऑनलाइन। चालान जब बनाएंगे आप, सबसे पहले बनाना है सैलरी सीट। सैलरी सीट में आप एम्प्लॉइज वाइज डिटेल बनाएंगे कि एम्प्लॉय की सैलरी सीट के हिसाब से उसका यूएनए नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, इसकी भी कंप्लीट डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है और आई बटन भी आप देख सकते हो कि कैसे सैलरी सीट बनाई जाएगी और चालान की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। जैसा ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे और आप ईपीएफओ पोर्टल पे ऑनलाइन चालान का पेमेंट कर सकते हो। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आपको चालान भी कैसे भरना है। नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट है कि पीएफ जब आप चालान बनाओगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर शो होंगे। अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21 और 22। इसमें कौन कौन सा अमाउंट जाएगा? अकाउंट नंबर 1 में जाएगा पीएफ का अमाउंट, एम्प्लॉय और प्लस एम्प्लॉयर का शेयर। एम्प्लॉय का शेयर जाएगा 12% और एम्प्लॉयर का शेयर जाएगा 3.67%। इसके बाद एडमिन चार्जेज जाएंगे अकाउंट नंबर 2 में। ये चार्जेज जाएंगे सैलरी का 0.5% जो पीएफ अमाउंट बना है उसका, या फिर मिनिमम जाएंगे 500 रुपए। इसके बाद ईपीएस में जाएगा एम्प्लॉयर का शेयर। यहां एम्प्लॉय का नहीं जाएगा क्योंकि एम्प्लॉय का 12% पूरा जा चुका है। ईपीएस में ओनली एम्प्लॉयर का शेयर जाएगा जो कि जाएगा 8.33%। इसके बाद एडमिन चार्जेज जाएंगे अगेन 0.5% और अकाउंट नंबर 22 में चार्जेज ये अभी वेव कर दिए गए हैं 2018 से। एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो एम्प्लॉय टोटल जो उनकी सैलरी बनी वो बनी 50,000 रुपये। अब इस पे जो पीएफ जमा होगा 12%, ये एम्प्लॉय का शेयर, ये एम्प्लॉयर का शेयर। मान के चलो ये 5 एम्प्लॉय है। अब इसमें जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस लगेंगे 0.5%। अकाउंट नंबर 02 में जाएगा और अकाउंट नंबर 21 में जाएगा 0.5%। अब जो 5% निकला 0.5 वो निकलता है 250 रुपये। अब यहाँ अकाउंट नंबर जो 02 में जाएगा वो जाएगा जो ये अमाउंट निकला ये या 500 रुपये, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो जाएगा। तो कितने हुए? 500 रुपये। और अकाउंट नंबर 21 में जाएगा 0.50% जो कि 250 रुपये आता है। तो चार्जेस टोटल हो जाएंगे 500 प्लस 250 इक्वल टू 750 रुपये। ये एम्प्लॉयर के चार्जेस जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसको जो भी अपने टॉपिक किया क्विकली समराइज। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबल। एप्लीकेबल कब होगा? एम्प्लॉयर के पास कोई सा भी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल होटल जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, अगर उसके पास एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी है 20 और 20 से ज्यादा, तो उस पर क्या पीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ही पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है तो उसको नेक्स्ट प्रोसेस रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो हमने करे थे कि एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ और उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होना है ये विद इन
1 मंथ किया जाना चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉयर पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। तो रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में लेना है? 1 मंथ के अंदर। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको जितने भी एम्प्लॉई है उन सबको पीएफ पोर्टल पे आपको ऐड करना है सभी को, और ये ऐड करने के बाद आपको एक सैलरी शीट बनानी है। सैलरी शीट आप एम्प्लॉय की डिटेल वाइज बनाएंगे, एम्प्लॉयज वाइज, और उनकी सैलरी शीट जैसे ही आप शीट बना लोगे उसमें शीट में अलग से शो करोगे कि एम्प्लॉय का शेयर कितना है और एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, और चार्जेस को आप अलग मेंशन कर दोगे। और उसके बाद आप पीएफ रिटर्न ऑनलाइन पीएफ पोर्टल पे फाइल कर सकते हो। इसकी भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्टिव में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, साथ में आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी। आई होप यहाँ तक हमने पीएफ एक्ट क्लियर कर लिया है और आपके सारे डाउट क्लियर हो गएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन, एड एम्प्लॉय, सैलरी शीट, कंट्रीब्यूशन और पीएफ ऑनलाइन। थैंक यू गाइस।